हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी कंबशन के ऊपर। हमने देखा था कि एग्जैक्टली कंबशन की प्रोसेस क्या होती है। इसके साथ ही साथ हमने दो टाइप के सब्सटेंसेस देखे थे, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल। ये पूरी कहानी थी अपने प्रीवियस सेशन की और आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं उन कंडीशंस के ऊपर जो कि एसेंशियली रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन। यानी कि अगर वो कंडीशंस नहीं होंगी तो शायद कंबशन की प्रोसेस भी ना हो। तो चलो जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं उन कंडीशंस के ऊपर जो कि एसेंशियली रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन। अब इससे पहले कि हम कंडीशंस के ऊपर डिस्कशन करें, सबसे पहले तो प्रीवियस सेशन में जो हमने कंबशन की प्रोसेस पढ़ी है उसका हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, ताकि आज के सेशन में आप जो भी चीज़ें पढ़ो उसको आप रिलेट कर पाओ कंबशन की प्रोसेस के साथ। तो हमने क्या पढ़ा था, कंबशन की प्रोसेस क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हम किसी भी सब्सटेंस को एयर में बर्न करते हैं। अब एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कंबशन की, हमें मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस से। तो जब हम किसी भी सब्सटेंस को एयर में बर्न करते हैं, एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन गैस है वो उस सब्सटेंस के साथ जाकर के रिएक्ट कर जाती है और इनके रिएक्शन से एनर्जी इवॉल्व होती है। कैसे इवॉल्व होती है, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी। तो इस पूरी प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं किसका, कंबशन का। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे सब्सटेंस रिएक्ट करता है, या सब्सटेंस को जब एयर में बर्न करा जाता है तो ऑक्सीजन गैस आकर के उसके साथ रिएक्शन करेगी, एनर्जी इवॉल्व होगी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इवॉल्व होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी। केमिस्ट्री की भाषा में कंबशन की प्रोसेस को हम एक केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि सब्सटेंस और ऑक्सीजन गैस के बीच में क्या होती है, एक रिएक्शन होती है, और इन्हीं के रिएक्शन के कारण हम बोलते हैं कि एनर्जी इवॉल्व होती है। तो केमिस्ट्री की भाषा में कंबशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब जब हमने कंबशन की प्रोसेस पढ़ ली है, रिकैप उसका हमने कर लिया है, रिविजन हमने उसका कर लिया है, तो अब हम बात करते हैं उन कंडीशंस की जो कि रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन। So there are some conditions which are necessary for the combustion to takes place. सबसे पहली कंडीशन क्या है, presence of a combustible substance. कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है, पिछला वाला सेशन देखा होगा तो ये वाला सेशन समझना आसान होगा। बता देती हूँ, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर दोस्त, आसान है, जिनका कंबशन पॉसिबल हो। यानी कि वो वाले सब्सटेंसेस जो कि आग पकड़ सकते हो, जिनको जलाया जा सकता हो, जिनकी कंबशन की प्रोसेस हो सकती हो, उन्हें हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। तो अगर आपको कंबशन की प्रोसेस करवानी है तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए क्या, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका कंबशन पॉसिबल हो। अब अगर आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आग पकड़ने का नाम ही नहीं लेता, जिसका कंबशन पॉसिबल ही नहीं है, तो फर्दर आपकी कंबशन की प्रोसेस स्टार्ट ही कैसे होगी। कंटिन्यू होना तो बहुत दूर की बात है, आपकी कंबशन की प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। तो अगर कंबशन की प्रोसेस को शुरू करना है ना, तो सबसे पहले आपको चाहिए है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आग पकड़ सकता हो, जिसकी बर्निंग पॉसिबल हो, जिसका कंबशन पॉसिबल हो। यानी कि आपको चाहिए एक कंबस्टिबल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रूम है ना, और उस रूम में कुछ रखे हुए हैं पत्थर, स्टोन्स वगैरह, रॉक्स वगैरह, और दूसरी तरफ उसी रूम में रखा हुआ है एक कैन जिसके अंदर भरा है पेट्रोल। अब आपको किसी ने बोला कि इस रूम में आग लगने वाली है, या कुछ एक पोर्शन में रूम के आग ऑलरेडी लग चुकी है, तो उस रूम में जाकर के आप सबसे पहले क्या हटाओगे, पड़े हुए पत्थर या पेट्रोल का कैन। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सबसे पहले तो उस रूम में जाकर के क्या करोगे, पेट्रोल का कैन बाहर निकाल करके फेंक दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल क्या है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, पेट्रोल आग पकड़ लेता है, पेट्रोल का कंबशन पॉसिबल है। वैसे ही रूम में आग लगी हुई है, और उस जलते हुए रूम में अगर आग को क्या मिल गया, पेट्रोल मिल गया, या आप ये भी बोल सकते हो कि पेट्रोल को अगर आग मिल गई तो पेट्रोल जो है आग पकड़ लेगा और पूरा का पूरा कमरा जो है जल जाएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शंस थे उस रूम में, एक आपके पास था कंबस्टिबल सब्सटेंस और दूसरा था आपके पास नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो पत्थर हैं, जो स्टोन है, उनमें आग नहीं पकड़ती है। तो
इसीलिए जब रूम में आग लगी एक पोर्शन में, रूम के एक पोर्शन में, आपने जाकर के एक कंबस्टिबल सब्सटेंस को वहां से हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि आपको पता था कि इस सब्सटेंस में आग लग सकती है और अगर इसको हमने नहीं हटाया, पेट्रोल को नहीं हटाया, तो और ज्यादा आग बढ़ जाएगी, पेट्रोल का कंबशन हो जाएगा। रॉक्स को अगर आप नहीं भी हटाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पेट्रोल को हटाना जरूरी है। तो अगर कंबशन की प्रोसेस करवानी है तो सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए एक कंबस्टिबल सब्सटेंस। इज दैट क्लियर? चलो फिर इसके बाद में, चलो इसी के ऊपर थोड़ी सी और चर्चा हम कर लेते हैं। कंबस्टिबल सब्सटेंस के लिए हम बोल रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज नेसेसरी फॉर द कंबशन टू टेक प्लेस। सो व्हेन fire starts in a room, we remove all the combustible substances. अगर एक घर में आग लग जाती है, अनफॉर्चुनेटली कोई फायर एक्सीडेंट होता है, तो सबसे पहले उस रूम में से हम जितने भी आग पकड़ने वाली जो चीज़ें हैं, जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, उनको हम हटाते हैं, जैसे कि लकड़ी का फर्नीचर, कपड़े, किताबें, पेपर एक्सेट्रा, quickly from the room so that the fire may not spread ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। हमारे घरों में तो एलपीजी का सिलेंडर वगैरह भी होता है, तो उन सबको भी कमरों से या किचन से जो है घर से हटाया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी घर में आग लग चुकी है ना, फायर एक्सीडेंट हो चुका है। कम से कम एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं कि ये आग बढ़े ना, इस आग को हम बढ़ने से रोक सकते हैं। ठीक है, सो अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज एक्चुअली द फूड फॉर फायर। इस सेंटेंस में बहुत जान है। इस सेंटेंस को जो है आप हाईलाइट कर सकते हो, स्टार मार्क कर सकते हो कि फायर के लिए फूड क्या होता है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। अगर आपको फूड नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो क्या आप काम कर पाओगे? सिमिलरली अगर आग को कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं मिलेगा तो कंबशन की प्रोसेस कैसे होगी? ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? तो ये हो गया हमारा, ये पहली कंडीशन हो गई कि कंबशन को करवाने के लिए जो असेंशियल कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट असेंशियल कंडीशन क्या हो गई? प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। इतना मुझे आपको समझाना था। अब आ जाओ किसके ऊपर? सेकेंड कंडीशन के ऊपर, जो कि क्या है? प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। जैसे कि हमको कोई हम कोई बहुत ही जानदार काम करने जा रहे हो, काफ़ी डिफिकल्ट काम करने जा रहे हो, तो हमको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है? भले ही जैसे कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, सपोज हमारे फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है, और हम बहुत नर्वस हैं, तो एक हमको सपोर्ट चाहिए होता है। हमको हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे क्यों इतना नर्वस हो रहे हो, आपने इतनी प्रिपरेशन करी तो है, दिन रात आपने मन लगा करके मेहनत से पढ़ाई करी है, तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम्स में अच्छा ही करोगे, तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स ने क्या किया? आपको सपोर्ट किया, आपको एनकरेज किया। वैसे ही अब हम एक ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? और कंबशन का सपोर्टर। यानी कि एक बार आपके पास कंबस्टिबल सब्सटेंस आ गया जो कि आग पकड़ सकते हैं, जिसका कंबशन पॉसिबल है। अब दूसरी कंडीशन क्या आएगी कंबशन के लिए? कि कंबशन का सपोर्टर होना चाहिए, क्योंकि कंबशन कोई ऐसी वैसी प्रोसेस तो होती नहीं है, कंबशन को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो कंबशन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि उसको एक सपोर्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले तो आपके पास कंबस्टिबल सब्सटेंस आ गया, इसके बाद में कंबशन की प्रोसेस का क्या होना चाहिए? एक सपोर्टर होना चाहिए, द प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। और ये सपोर्टर कौन है? ये सपोर्टर है हमारी एयर या फिर हमारी ऑक्सीजन। याद करो प्रीवियस सेशन में कंबशन की प्रोसेस के बारे में हमने क्या देखा था कि कंबशन की प्रोसेस में सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन गैस जो है आकर के रिएक्ट करती है, इसीलिए एनर्जी इवॉल्व होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। अभी इस सेशन में भी हमने ये चीज़ रिवाइज करी है ना। फिर प्रीवियस सेशन में हमने ये भी पढ़ा था कि अधिकतर जो कंबशन की प्रोसेसेस होती हैं उनमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो कहाँ से होती है? एटमॉस्फेरिक एयर से ही होती है। यानी कि अधिकतर जो कंबशन की प्रोसेस होंगी उनमें ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? एटमॉस्फेयर से ही आएगा। तो इसलिए आप ये भी बोल सकते हो कि अगर कंबशन की प्रोसेस हो रही है तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है एयर। ऑक्सीजन तो आप बोल ही रहे हो, क्योंकि ये ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होती है? एयर में प्रेजेंट होती है, इसीलिए आप एयर का भी नाम लगा सकते हो। तो कौन है कंबशन की सपोर्टर? ये ऑक्सीजन और एयर। एयर बोल लो, ऑक्सीजन बोलो, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये है कि क्या अगर कंबशन को सपोर्ट करने वाली एयर या ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या कंबशन की प्रोसेस नहीं होगी? चलिए काम करते हैं, इसको हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देख ही लेते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको
इंट्रोडक्शन सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि यूजुअली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में आपकी बुक्स में लिखा रहता है, उनकी पिक्चर्स, उनका जो वीडियो है वो आप देखते हो, लेकिन आज के इस सेशन में मैं आपको एक खुद एक्टिविटी परफॉर्म करके बताऊंगी और उससे आपको पता चलेगा कि इस वाली कंडीशन में कितना दम है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, अगर एयर नहीं होगी तो क्या कंबशन की प्रोसेस भी नहीं होगी। चलो इसको हम करते हैं, इसको हम समझते हैं एक बेसिक एक्टिविटी से। एक्टिविटी में आपको करना क्या है, आपको एक ये आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो, मैं तो बता ही रही हूँ, या आप अपने घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। आपको बेसिकली एक ऐसा हार्ड सरफेस लेना है जिसके ऊपर आप एक छोटी सी कैंडल जो है ना रख सको, ठीक है। उस कैंडल को बेसिकली आपको फिक्स कर देना है ताकि वो कैंडल गिरे ना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस कैंडल को आप इसमें आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आप इसको मैचस्टिक से जलाओगे कैंडल को, तो हम इसको मैचस्टिक से जला देते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास एक कैंडल आ गई है, ठीक है। आपको इसकी फ्लेम बाकायदा दिख रही होगी जलती हुई, है ना। चलो अभी के लिए तो हमारी जो कैंडल है वो जल रही है, यानी कि डेफिनेटली कंबस्टेबल सब्सटेंस है, और जैसे ही मैंने इसको माचिस से आग लगाई ये जलने लगी, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका कंबशन हो रहा है। इतना क्लियर है। अब हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि कंबशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन और एयर का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो अभी तो क्योंकि ये जो कैंडल जब जल रही है तो इसको बाकायदा मेरे आसपास जो एयर है, इस कैंडल के आसपास जो एयर है, उस एयर की ऑक्सीजन सप्लाई इस कैंडल तक आ रही है। तो क्योंकि यहाँ पे जो कंबशन की प्रोसेस हो रही है, इस कंबशन की प्रोसेस में हम आराम से बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बनी हुई है। एक काम करते हैं, इस ऑक्सीजन या एयर की जो सप्लाई है उसको हम रोक देते हैं। तो कैसे रोकेंगे, इस जलती हुई कैंडल के ऊपर हम रख देंगे क्या, ये एक ग्लास, ठीक है। इस जलती हुई कैंडल के ऊपर हम रख देंगे क्या, ये ग्लास उल्टा करके, ताकि ये जो एयर और ऑक्सीजन की सप्लाई है ना इस कैंडल से ये क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो ग्लास से हमने कवर कर दिया है। अब आपको दिखाई देगा कि धीरे धीरे ये जो फ्लेम है वो कम होती जा रही है, और सडनली देखो ये कैंडल अपने आप बुझ गई। ये कैंडल अपने आप बुझी क्यों, भाई जल रही थी अच्छी खासी, बुझ क्यों गई, क्योंकि ये जो कांच का जो बर्तन हमने रखा ना इस कैंडल के ऊपर, इस कांच के बर्तन के रखने के कारण इस जलती हुई कैंडल तक जो भी ऑक्सीजन या एयर की सप्लाई जा रही थी वो सप्लाई कट ऑफ हो गई, वो सप्लाई टूट गई। तो बिना एयर या ऑक्सीजन के जो कैंडल है वो जल ही नहीं पाई। जल तो रही थी अच्छी खासी, लेकिन जलते जलते बुझ गई, कंबशन रुक गया। क्यों रुक गया, क्योंकि आपने ऑक्सीजन या एयर की सप्लाई को बीच में रोक दिया। सप्लाई टूटी तो कंबशन भी छूट गया कहीं पीछे, और कंबशन की प्रोसेस हम बोलते हैं कि आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई। तो कंबशन की प्रोसेस को शुरू करने के लिए आपको एक कंबस्टेबल सब्सटेंस चाहिए है, और कंबशन की प्रोसेस को आगे और कंटिन्यू करने के लिए आपको लगातार ऑक्सीजन या एयर चाहिए है एज अ कंबशन का सपोर्टर। अगर कंबशन का सपोर्टर नहीं होगा उसको चेयर अप करने के लिए, तो फिर ऑक्सीजन, आप बोल सकते हो कि कंबशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। इस एक्टिविटी से हमको ये बात समझ में आ गई है कि नहीं। चलो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉप पॉइंट के ऊपर, यही वाला पॉइंट, सपोर्टर ऑफ कंबशन। मोस्ट कॉमन सपोर्टर ऑफ कंबशन वी हैव अराउंड अस इज एयर। जो मोस्ट कॉमनली, ऐसा नहीं है कि कंबशन को सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही सपोर्ट करता है, बाकी और भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो कि कंबशन को सपोर्ट करती हैं, लेकिन जो अधिकतर कंबशन में ऑक्सीजन का सपोर्टर, कंबशन में जो सपोर्टर का काम करती हैं अधिकतर कंबशन की प्रोसेस में, वो है कौन, हमारी सराउंडिंग एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन। सो वी कैन से दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। और ये वही वाली एक्टिविटी करके बताई जा रही है जो कि हमने अभी अभी परफॉर्म करी है। एक जलती हुई कैंडल ली, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या करा, ये एक कार्डबोर्ड जो है ना हमने रख दिया। तो इससे हमको पता चला कि जैसे ही कार्डबोर्ड हमने रखा तो जो सप्लाई थी ऑक्सीजन की वो बंद हो गई और कैंडल जलते जलते बुझ गई। इफ बर्निंग चारकोल इज कवर्ड विद अ वेसल, अब अभी तो हमने कैंडल लिया था, अब यहाँ पे चारकोल की बात हो रही है कि अगर जलता हुआ चारकोल को अगर हमने एक वेसल से कवर कर दिया तो इट स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम, वो कुछ टाइम बाद जलना बंद हो जाएगा। दैट इज द चारकोल फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम, यानी कि अपने आप आग बुझ जाएगी।
Actually, when we cover the burning charcoal with a vessel, the supply of supporter of combustion या air to the burning charcoal is cut off and hence the charcoal fire stops. ऐसा क्यों हुआ? क्यों बुझ गई चारकोल की फायर? क्योंकि वेसल को कवर करने, वेसल से जब हमने चारकोल को कवर किया उससे हुआ क्या, कंबशन का जो सपोर्टर है एयर, उसकी सप्लाई रुक गई, जिसके कारण जो बर्निंग है चारकोल की वो बीच में ही टूट गई और जो चारकोल की जो बर्निंग है वो बंद हो गई. When the cloths, अच्छा अब इसके कुछ अच्छे एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं. हमने क्या अभी चीज़ पढ़ी कि अगर एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो शायद कंबशन की प्रोसेस नहीं होगी. कंबशन की प्रोसेस हो रही होगी, लेकिन अगर आपने सप्लाई रोक दी कंबशन के सपोर्टर की, तो कंबशन की प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, है ना. तो यहाँ पे तो आपने एक ड्रॉबैक देख लिया कि अगर सपोर्टर नहीं है कंबशन का तो कंबशन की प्रोसेस रुक जाएगी. लेकिन इसी चीज़ का एक पॉजिटिव साइड भी है. पॉजिटिव साइड क्या है कि आग को रोकने के लिए, अब भाई हमेशा तो आग हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती है. आग हमारे लिए यूज़फुल होती है, फायर यूज़फुल होती है ना, खाना बनाने के लिए और तमाम तरह की चीज़ें करने के लिए. लेकिन कभी कभी जो आग है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाती. तो इस आग को रोकने के लिए भी हम ये जो कंबशन के सपोर्टर की जो सप्लाई है, अगर उसको हम बंद कर दें तो कंबशन अपने आप बंद हो जाएगा, आग अपने आप बुझ जाएगी. तो यहाँ पे देखो वही बताया जा रहा है कि व्हेन द क्लॉथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश द फायर. जब किसी पर्सन के कपड़ों में जो है आग पकड़ जाती है तो फिर उस पर्सन को अच्छी तरीके से ब्लैंकेट से कवर कर दिया जाता है. ब्लैंकेट से कवर करने के कारण होता क्या है, बेसिकली कपड़ों पे आग लगी थी, यानी कि कपड़ों का कंबशन हो रहा था. तो हमने क्या किया, उस जलते हुए कपड़े के ऊपर अच्छी तरीके से ब्लैंकेट हमने लपेट दिया. तो ब्लैंकेट ने क्या किया कि जो सप्लाई आ रही थी एयर की कंबशन की तरफ, वो सप्लाई हमने तोड़ दी. क्योंकि एयर क्या कर रही है, कंबशन को सपोर्ट कर रही है, तो वो सप्लाई हमने क्या करा, बीच में ही तोड़ दिया, जिसके कारण जो कंबशन की प्रोसेस है वो रुक गई और जो आग वगैरह लगी हुई थी पर्सन के कपड़ों में, उसकी स्किन पे, वो वहीं की वहीं शांत हो जाती है. दिस इज बिकॉज व्हेन द बर्निंग क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन आर कवर्ड विद अ ब्लैंकेट द सप्लाई ऑफ एयर टू द क्लॉथ्स इज कट ऑफ ड्यू टू विच द क्लॉथ्स स्टॉप बर्निंग, दस फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड. आग जो है वो बुझ जाती है. फ्रॉम ऑल the above examples we find that when the supply of support or of combustion air to a burning substance is cut off then the process of burning or combustion also stops. तो conclusion हमने क्या निकाला कि अगर combustion के supporter की supply बंद कर दी जैसे कि air, तो जो substance है उस सब्सटेंस की जो बर्निंग है वो वहीं के वहीं रुक जाती है और बर्निंग या कंबशन की प्रोसेस हम बोलते हैं कि रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी. ठीक है. फिर इसके बाद में ये हो गई क्या, फर्स्ट टू कंडीशंस. अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने एक और असेंशियल कंडीशन की, थर्ड कंडीशन की, जिसको हमने नाम दिया है इग्निशन टेम्परेचर का. अब एग्जैक्टली इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है, तो अभी तक जो भी हमने सेशन में चीज़ें पढ़ी उससे हमें दो बातें समझ में आई कि एक तो कंबस्टेबल सब्सटेंस का होना ज़रूरी है और दूसरा हम बोलते हैं कि जो सपोर्टर है कंबशन का उसकी प्रेजेंस भी हम बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट होती है. चलो ठीक है. अब सपोज मेरे पास एक पेपर है मेरे पास नॉर्मल पेपर है. पेपर एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है, पेपर में आग पकड़ जाती है. ठीक है. अब उस पेपर को मैंने ऐसी हवा में रख दिया. अब आप बोलोगे कि मैम कंबशन की यहाँ पे दोनों कंडीशंस जो है ना फुलफिल हो रही हैं, फर्स्ट टू कंडीशंस कि कंबस्टेबल सब्सटेंस भी है, पेपर है हमारे पास, और कंबशन को सपोर्ट करने वाला क्या है हमारे पास, एक एयर भी है, ऑक्सीजन भी है. तो अगर पेपर यूं ही पड़ा हुआ है खुली हवा में तो पड़े पड़े पेपर में आग क्यों नहीं लगती. भाई पेपर खुद एक कंबस्टेबल सब्सटेंस है, पेपर के कांटेक्ट में कंबशन का सपोर्टर भी है ना, ऑक्सीजन भी है, एयर भी है, ऐसी खुले हवा में रखा है, पेपर को हमने कवर नहीं किया. तो कंबशन के सपोर्टर की प्रेजेंस है, कंबस्टेबल सब्सटेंस की प्रेजेंस है. तो इन दोनों ही कंडीशंस के होने के बावजूद जो पेपर है वो खड़े खड़े या पड़े पड़े आग क्यों नहीं पकड़ता, क्योंकि कंबशन की प्रोसेस के लिए एक और तीसरी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जिसको हम कहते हैं क्या, इग्निशन टेम्परेचर. जब तक आप जलती हुई माचिस उस पेपर के पास लेकर के नहीं आओगे तब तक वो पेपर जलेगा नहीं. सवाल ये है कि वो जो जलती हुई मैचस्टिक है वो आखिर आकर के पेपर के साथ ऐसा क्या करेगी कि अचानक से पेपर का कंबशन शुरू हो जाएगा. तो वो जो जलती हुई माचिस है ना वो पेपर को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे लेकर के आएगी
और उसी टेम्परेचर पे आकर के जो पेपर है उसका कंबशन शुरू हो जाएगा। हमारे पास दोनों कंडीशंस थी कंबशन की, कंबशन का सपोर्टर भी है और कंबस्टिबल सब्सटेंस भी है, लेकिन इसके बावजूद पेपर टेबल पे रखे रखे आग नहीं पकड़ता। इसके लिए हमें एक जलती हुई कैंडल उसके पास लेकर के आनी पड़ती है। ये जलती हुई कैंडल करती क्या है, ये जलती हुई कैंडल पेपर का टेम्परेचर बढ़ा देती है, या जलती हुई मैच स्टिक, ठीक है ना, कुछ भी लेकर के आ जाओ, बस एक फ्लेम होनी चाहिए बेसिकली। ये फ्लेम आकर के करेगी क्या कि उस पेपर को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे लेकर के आएगी, और उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आने के बाद ही पेपर जलेगा, उसके पहले नहीं जलेगा। रूम टेम्परेचर पे आप कितना भी पेपर को जना खुली हवा में छोड़ दो, वो कभी भी आग नहीं पकड़ेगा। तो ये जो स्पेसिफिक टेम्परेचर आया है जिसपे कि पेपर आकर के जलने लगता है या पेपर का कंबशन शुरू हो जाता है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि आकर के सब्सटेंस जो है ना इग्नाइट हो जाए, या सब्सटेंस उस टेम्परेचर पे आकर के जलना शुरू कर दे, उसे हम कहते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर। हर एक सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। अब आप ये नहीं बोलोगे कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर अगर x डिग्री सेल्सियस है तो जो लकड़ी होगी उसका भी x डिग्री सेल्सियस इग्निशन टेम्परेचर होगा। दोनों अलग अलग सब्सटेंस हैं, तो दोनों के जो इग्निशन टेम्परेचर्स होंगे वो भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे देखो, बिफोर अ कंबशन सब्सटेंस कैन कैच फायर एंड बर्न, इट मस्ट बी हीटेड टू अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर बाय सप्लाइंग हीट फ्रॉम आउटसाइड। क्या बोला गया कि कंबस्टिबल सब्सटेंस इससे पहले कि आग पकड़े और जलने लगे, उस सब्सटेंस को, उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को एक मिनिमम टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है। कैसे हीट करना पड़ता है, तो बाहर से आपको हीट की सप्लाई देनी पड़ती है। सो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि एक ऐसा मिनिमम या लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे कि आकर के सब्सटेंस आग पकड़ जाए और जलने लगे, उसे हम कहते हैं उसका इट्स इग्निशन टेम्परेचर। It is necessary to heat a combustible substance to its ignition temperature so that it may undergo combustion or burn. तो किसी भी combustible substance को आपको हीट करना पड़ता है उसके ignition temperature तक, उसको बाहर से हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि वो जो सब्सटेंस है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचे और तब जाकर के उसमें कंबशन की प्रोसेस हो। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज 233 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब आप पेपर को इतने टेम्परेचर पे लेकर के आओगे तभी वो कंबशन उसकी शुरू होगी, तभी वो जलना शुरू करेगा, तभी वो आग पकड़ेगा। रूम टेम्परेचर पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। दिस मीन्स दैट द पीस ऑफ पेपर हैज टू बी हीटेड एट लीस्ट टू द टेम्परेचर ऑफ 233 डिग्री सेल्सियस सो दैट इट मे कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग। तो अगर आप पेपर को जलाना चाहते हो, उसका कंबशन करना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपको पेपर को इतने टेम्परेचर तक लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे? हीट सप्लाई करके। वो जो जलती हुई कैंडल या जलती हुई मैचस्टिक लेकर के आप पेपर के पास आते हो, तो एग्जैक्टली आप करते क्या हो? आप पेपर को बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हो। इस हीट के कारण पेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा, अपने इग्निशन टेम्परेचर तक आएगा और इसी इग्निशन टेम्परेचर पे आने के बाद पेपर में आग पकड़ जाएगी। सॉर्टेड? चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज क्या है? बिफोर कंबशन सब्सटेंस, यही वाली स्लाइड है ना। चलो, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस तब तक आग नहीं पकड़ेगा जब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के लेवल तक ना आ जाए। अगर उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो वो आग नहीं पकड़ेगा। वी यूजुअली अप्लाई अ बर्निंग मैचस्टिक या लाइटर टू मेक अ डिस्टेंस बर्न, है ना। डिस्टेंस नहीं, सब्सटेंस होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक जलती हुई कैंडल या लाइटर या मैचस्टिक लेकर के आते हैं ताकि सब्सटेंस जल सके। दिस बर्निंग मैचस्टिक करती क्या है? सप्लाई हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड मेक इट बर्न। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जलती हुई जो मैचस्टिक लेकर के आ रहे हैं पेपर के पास, वो क्यों लेकर के आ रहे हैं? क्योंकि वो जलती हुई मैचस्टिक एक हीट सप्लाई करेगी, है ना। उसकी जो फ्लेम निकलेगी वो एक हीट सप्लाई करेगी पेपर को, जिसके कारण उस हीट के कारण पेपर का टेम्परेचर पहुंच जाएगा उसके इग्निशन टेम्परेचर पर, और जैसे इग्निशन टेम्परेचर आया पेपर जलना शुरू कर देगा। Example, a piece of paper does not catch fire or does not burn at the room temperature because the ignition temperature of the paper is much higher than the room temperature. तो रूम टेम्परेचर पे वो पेपर जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो उसके रूम टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा है।
अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, when we apply a burning matchstick to the piece of paper, it starts burning. This is because the heat produced by the burning matchstick heats the piece of paper to its ignition temperature and makes it burn or undergo combustion. वही वाली बात है, the ignition temperatures of different substances are different. जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास एक पेपर है और दूसरी तरफ आपके पास एक लकड़ी है, तो दोनों का जो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा. सो डिफरेंट सब्सटेंसेज कैच फायर एंड बर्न एट डिफरेंट टेम्परेचर. Some substances have low ignition temperatures, whereas other substances, इसको other कर लेना, whereas other substances have comparatively high ignition temperature. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग ignition temperature होते हैं अलग अलग substances के, है ना. तो कुछ substances ऐसे होते हैं जिनका ignition temperature काफ़ी कम होता है, यानी कि आपने उनको थोड़ा सा heat supply किया, इस थोड़े सी हीट के कारण उनका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा और उतने ही टेम्परेचर पे आकर के वो आग पकड़ लेते हैं. वहीं हमारे पास दूसरे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका कि इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी कि जब तक आप इनको ज़्यादा हीट नहीं करोगे, जब तक आप इनका ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा दोगे, तब तक ये आग नहीं पकड़ेंगे. ठीक है. अब सब्सटेंसेस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर, अब हम उन सब्सटेंसेस की बात करते हैं जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होता है. कम मतलब कि थोड़ा सा टेम्परेचर आपने इनका बढ़ाया नहीं कि उतने ही टेम्परेचर पे ये आग पकड़ लेते हैं. पेपर, स्प्लिंटर्स ऑफ वुड. स्प्लिंटर्स ऑफ वुड का मतलब क्या है कि बेसिकली वो वाली छोटी छोटी स्प्लिंटर्स का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो स्प्लिंटर्स हम बोलते हैं कि वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि आसानी से हमारी स्किन में जो है ना पेनिट्रेट कर पाते हैं. तो यहाँ पे लकड़ी, वुड के स्प्लिंटर्स की बात हो रही, तो आपने वो सुना होगा ना कि स्किन में जो है ना फांस लग गई. ठीक है, तो वो जो फांस है उसी को हम क्या कहते हैं, स्प्लिंटर्स ऑफ वुड. तो पेपर, लकड़ी का जो फांस होती है वो, ड्राई ग्रास जिसको हम स्ट्रॉ कहते हैं, वाइट फॉस्फोरस, क्लॉथ कपड़ा, एल्कोहल, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल, सीएनजी एंड बायोगैस, ये सब के सब कैसे होते हैं, दीज आर दो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है. आपने देखा होगा ना कि ज़रा सा मूवीज़ में, एक्शन मूवीज़ में, कि हीरो हीरोइन को बांध दिया एक जगह और विलन ने क्या किया, उनके चारों तरफ पेट्रोल फैला दिया और एक माचिस की तीली जो है ना पेट्रोल में डाल करके फेंक दी और पूरा का पूरा जो पेट्रोल है वो जलने लगा, वो पूरा का पूरा जो रूम है वो जलने लगा. तो एक माचिस की तीली से पेट्रोल जलने लगता है. क्यों जलने लगता है? क्योंकि उस एक जलती हुई माचिस की जो मैचस्टिक होती है उससे निकलने वाली जो हीट है वो हीट सफिशिएंट होती है पेट्रोल को उसके इग्निशन टेम्परेचर पे लाने के लिए, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है कि थोड़ा सा आपने हीट दे करके इसका टेम्परेचर बढ़ाया और उतने ही टेम्परेचर पे वो आग पकड़ लेता है. तो एक बर्निंग मैचस्टिक काफ़ी होती है पेट्रोल को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक लाने के लिए. ठीक है. तो द लोअर द इग्निशन टेम्परेचर द मोर इजीली द सब्सटेंस विल कैच फायर. जितना कम होगा इग्निशन टेम्परेचर उतने ही जल्दी सब्सटेंस आग पकड़ेगा. The substance which have very low ignition temperature are and easily catch fire with a flame are called inflammable substances. ठीक है, ये वर्ड आप जो है ना याद रखोगे. इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है, तो वो वाले सब्सटेंसेस जिनका कि इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं फ्लेम के साथ, आग की लपटों के साथ, उन्हें हम कहते हैं इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस. तो इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस विच इज easily set on fire is called inflammable. जिसके ऊपर जल्दी से आग लग सकती है, जो जल्दी से आग पकड़ सकता है, उसे हम कहते हैं inflammable. एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस के? पेट्रोल, एल्कोहल, जो हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी एंड बायोमास, ये सभी के सभी क्या होते हैं, इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं. और आप दो इसके एस्पेक्ट हैं. जैसे कि अगर हम बात करेंगे अपने एलपीजी की, तो एलपीजी बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव. तो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव एस्पेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं एक बार. देखो, पहले भी मैंने आपको बताया है प्रीवियस चैप्टर्स में कि आज के टाइम पे हमारे लिए खाना बनाना बड़ा आसान होता है. आसान क्यों होता है? हमको हमारे घर में किचन में चाहिए होता है एक गैस स्टोव और साथ ही साथ चाहिए होता है एक गैस सिलेंडर. तो हम गैस स्टोव को गैस सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर देते हैं एक पाइप के थ्रू. हम करते क्या हैं, जैसे ही हम गैस स्टोव का जो नॉब है वो ऑन करते हैं,
गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी होती है वो पाइप के थ्रू ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुँचेगी, गैस स्टोव तक पहुँचेगी। अब गैस स्टोव में आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके के बर्नर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गैस स्टोव में बर्नर्स प्रेजेंट होते हैं और इन बर्नर्स में भी आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे से ऐसे होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही आप गैस स्टोव का जो नॉब है वो ऑन करोगे, गैस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी होगी वो गैस पाइप के थ्रू ट्रैवल करते हुए गैस स्टोव के बर्नर्स तक पहुंचेगी और बर्नर्स में जो छोटे छोटे से होल्स होते हैं, इन होल्स के थ्रू जो गैस है, जो अपनी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, वो बाहर निकलने लगेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारे पास होता है एक लाइटर, है ना। लाइटर का बटन हम जैसे ही दबाते हैं तो लाइटर के अंदर एक स्पार्क यानी कि एक चिंगारी जनरेट होती है। तो जब हमने गैस स्टोव का नॉब ऑन किया और जो गैस है वो बर्नर के होल्स के थ्रू बाहर निकलने लगी, उसी समय नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, लाइटर को बर्नर के पास लेकर के आएंगे और उसके बटन को दबाएंगे। तो जो हमारा लाइटर है उसमें जो स्पार्क जनरेट होगी, जो चिंगारी जनरेट होगी, उसी स्पार्क या उसी चिंगारी से जो गैस बाहर निकल रही होती है ना, वो इग्नाइट हो जाती है। और जैसे ही वो इग्नाइट हुई यानी कि गैस का कंबशन स्टार्ट हो जाता है और कंबशन स्टार्ट होने के बाद आपको बर्नर के ऊपर ब्लू फ्लेम दिखाई देने लगती है। एग्जैक्टली ये कैसे हुआ है, जो हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस थी, जो हमारी गैस थी, वो जैसे ही बर्नर के होल्स के थ्रू बाहर निकली, हमने उस गैस को एक इग्निशन प्रोवाइड किया। कैसे प्रोवाइड किया, तो लाइटर को बर्नर के पास ले जा करके लाइटर से जो चिंगारी निकली थी, जो स्पार्क निकली थी, उसी छोटी सी चिंगारी या उसी छोटी स्पार्क से जो गैस है वो इग्नाइट हो गई और उसका कंबशन स्टार्ट हो गया, यानी कि वो जलने लगी और इसके कारण आपको बर्नर के ऊपर एक ब्लू फ्लेम दिखाई देने लगती है। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? अब जैसे ही ब्लू फ्लेम आपको दिखाई दी, आपने जो है बर्नर के ऊपर क्या रख देना है, अपना बर्तन रख देना है। फ्लेम है उससे हीट निकलेगी, इस हीट के कारण जो बर्तन है वो गर्म हो जाएगा। इस गर्म बर्तन के ऊपर आप खाना रख दोगे तो हीट के कारण जो खाना है वो भी कुक हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि आज के टाइम पे हमारे लिए खाना बनाना इतना आसान होता है। बस हमें गैस स्टोव का नॉब ऑन करना होता है, लाइटर को जलाना होता है, उसको दबाना होता है और जो चिंगारी निकलती है उससे जो हमारी पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो इग्नाइट हो जाती है, वो जलने लगती है, ब्लू फ्लेम आपको दिखाई दे जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पहले के ज़माने की, तो पहले के ज़माने में खाना बनाना इतना आसान नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसे गैस स्टोव और गैस सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं होते थे। बाकायदा ट्रेडिशनल चूल्हे बनाए जाते थे और उन चूल्हों के ऊपर लकड़ी जलाई जाती थी। अब जैसे यहाँ पे जो हमारी पेट्रोलियम गैस है वो एक छोटी सी चिंगारी से इग्नाइट हो गई, उसका कंबशन स्टार्ट हो गया। लेकिन जब हम बात करते हैं चूल्हों के ऊपर जो लकड़ी जलाई जाती थी उसकी, तो जो लकड़ी है ना वो इस तरीके से इतनी छोटी सी चिंगारी के साथ इग्नाइट नहीं होने वाली। हमारी एलपीजी इग्नाइट क्यों हुई? क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है ना वो काफ़ी कम है। तो टेम्परेचर कम है, उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, जिसके कारण छोटी सी चिंगारी से जो हीट निकली उतनी ही हीट सफिशिएंट थी एलपीजी गैस के लिए कि वो छोटी सी जो ज़रा सी जो हीट है वो एलपीजी को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक लेकर के पहुंचा दे। क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि जो छोटी सी चिंगारी है, जो स्पार्क है, उससे जो निकलने वाली हीट है वो हीट सफिशिएंट है कि वो एलपीजी को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा दे। क्यों? क्योंकि एलपीजी का इग्निशन टेम्परेचर ही कम है। तो जैसे ही एलपीजी अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंची उसका कंबशन स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे लकड़ी की, तो लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर इज ज़्यादा। जब तक आप लकड़ी को ज़्यादा टेम्परेचर तक लेकर के नहीं जाओगे तब तक उसका कंबशन स्टार्ट नहीं होगा। और ज़्यादा टेम्परेचर कब आएगा? जब आप उसको ज़्यादा हीट सप्लाई करोगे। ज़्यादा हीट आप सप्लाई एक छोटी सी चिंगारी से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि लकड़ी को रख करके चूल्हे के ऊपर हम जो है ना लाइटर से जा करके एक स्पार्क जनरेट कर देंगे और उस स्पार्क से जैसे एलपीजी जलती है वैसे ही लकड़ी जल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो लकड़ी का जो चूल्हा वगैरह होता है उसको ऑपरेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, खाना बनाना उस पर डिफ़िकल्ट होता है। और एक बार अगर लकड़ी जलना शुरू हो जाती है फिर इसके बाद में उसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं कि जो धुआं निकल रहा है, जो स्मोक निकल रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो पीछे राख छूट रही है, वो अलग समस्या होती है। और अगर ऊपर से लकड़ी गीली हो थोड़ी बहुत तो लकड़ी को जलाना और कठिन हो जाता है।
क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि वैसे भी लकड़ी का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, और अगर वो गीली हो गई, उसमें मॉइस्चर आ गया, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर हम बोलते हैं कि उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो गीली हो गई है ना, उसमें मॉइस्चर आ गया है। अब उसको हमें और हीट देना पड़ेगा, तब जा करके वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगी और उसका कंबशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो एलपीजी है वो क्या है, एक इन्फ्लामेबल सब्सटेंस है। देखो ना, जो हम क्या पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस के, और उसमें एक एग्जाम्पल किसका है, एलपीजी का है ना। हमारे जो इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस है उनके लिए हम बोल रहे हैं कि इनका जो द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस के लिए हम बोल रहे हैं कि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, बहुत इजीली आग पकड़ लेते हैं। तो एलपीजी का भी इग्निशन टेम्परेचर कम है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है। तो इसका पॉजिटिव साइड हमने क्या देखा कि हमारे लिए खाना बनाना बड़ा आसान है, लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव साइड क्या है कि एलपीजी को बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर कम है। जहाँ भी उसको छोटी सी एक चिंगारी मिली, एक स्पार्क मिली, वो वहीं जलना शुरू कर देगी, क्योंकि वो छोटी सी चिंगारी, छोटी सी स्पार्क की जो हीट होगी ना, उतनी हीट सफिशिएंट होगी एलपीजी को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए। तो नेगेटिव साइड क्या हो गया कि ये काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत ज़्यादा इसको हैंडल करना डिफ़िकल्ट होता है। तो नेगेटिव साइड भी समझाया मैंने आपको, पॉजिटिव साइड भी समझाया। उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़ा इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस का जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठा होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द फ्यूल्स हैविंग वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर्स आर वेरी डेंजरस टू यूज़। इनको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल। अब यहाँ पे पेट्रोल और केरोसिन के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है कि पेट्रोल हैज़ मच लोअर इग्निशन टेम्परेचर देन दैट ऑफ केरोसिन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पेट्रोल की या अगर हम बात करेंगे केरोसिन की, तो दोनों ही कैसे मिलते हैं, तो पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है, रिफाइनिंग के बाद में पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन होते हैं कौन, दोनों पेट्रोल और केरोसिन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनते जाओ कि पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो केरोसिन से काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि पेट्रोल को जलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर आपको नहीं चाहिए एज़ कम्पेयर टू केरोसिन। तो होगा क्या इससे, आपने देखा होगा कि जब भी आप पेट्रोल पंप वगैरह जाते हो, पेट्रोल पंप विजिट करते हो, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके के वार्निंग्स लिखी रहती हैं कि नो स्मोकिंग, नो नेकेड लाइट्स। क्यों? क्योंकि भाई जो पेट्रोल पंप है वहाँ तो पेट्रोल ही पेट्रोल भरा हुआ है, तो पेट्रोल का हम बोल रहे हैं कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, यानी कि जैसे ही थोड़ी बहुत भी हीट मिली पेट्रोल को, वो वहीं पे जलना शुरू कर देगा। और पेट्रोल इतने आराम से नहीं जलता, एक बड़े धमाके के साथ पेट्रोल जलता है। तो इसीलिए पेट्रोल पंप पे आपको इस तरीके की कुछ वार्निंग साइंस के बोर्ड्स वगैरह जो है ना आपको देखने को मिलते हैं कि पेट्रोल पंप पे आके स्मोकिंग अलाउड नहीं होती है ना। लाइटर, अगर आप स्मोक नहीं भी कर रहे हो तो बेवजह लाइटर वगैरह जो है ऑन मत करो, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है नो नेकेड लाइट्स। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के दिए रहते हैं। गैस सिलेंडर का जब स्टोरेज की बात आती है तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे वार्निंग्स लिखी होती हैं कि जो कंप्रेस्ड गैस है वो कैसी है, काफ़ी डेंजरस है। जिस जगह पे आपने गैस को स्टोर करके रखा है उसको आप वेंटिलेटेड रखो। क्यों वेंटिलेटेड रखो? कि बेसिकली वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि हवा जो है ना आए जाए। भाई अगर आप एक क्लोज्ड रूम के अंदर गैस सिलेंडर्स को भर के रख दोगे और अगर किसी गैस सिलेंडर में क्या है थोड़ा बहुत भी फॉल्ट है, तो इस फॉल्ट के कारण हम बोलते हैं कि जो गैस है वो उस सिलेंडर से बाहर निकलने लगेगी, और अगर वो बाहर निकली तो गैस बाहर निकल के जाएगी कहाँ, उसी रूम में तो घूमती रहेगी। और अगर उस रूम में आपने ज़रा सा भी जो है ना गलती से आप कोई लाइट लेकर के आ गए, है ना, फ्लेम लेकर के आ गए, तो वो पूरा का पूरा रूम जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, कि आप भले ही एक रूम में गैस सिलेंडर्स को जो है स्टोर कर रहे हो, लेकिन उस गैस सिलेंडर में एयर का आना जाना चलता रहे। कि अगर किसी गैस सिलेंडर में फॉल्ट है भी और गैस उससे लीक हो रही है, गैस उससे बाहर निकल रही है, तो एटलीस्ट वो जो गैस है वो एयर के साथ मिक्स होकर के रूम के बाहर चली जाए और उसकी जगह फ्रेश एयर आ जाए।
वरना क्या होगा, उस पूरे रूम में जो लीक्ड गैस है वो उस पूरे रूम में भर जाएगी, पूरा रूम हम बोलते हैं कि गैस से भर जाएगा। और अगर गलती से भी आपने उस रूम में जो है ना थोड़ी बहुत भी आप स्पार्क लेकर के आ गए, एक चिंगारी लेकर के आ जाए, तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्या है, नो स्मोकिंग और नो नेकेड फ्लेम्स, है ना। नेकेड फ्लेम्स का मतलब यही है कि बेवजह, चलो आप भले ही स्मोकिंग ना कर रहे हो, सिगरेट ना पी रहे हो, लेकिन बेवजह लाइटर वगैरह को नहीं जलाना चाहिए, कोई भी बेवजह की फ्लेम नहीं आनी चाहिए उस रूम में जहाँ पे आप गैस सिलेंडर स्टोर कर रहे हो या पेट्रोल पंप पर भी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वार्निंग तो एम ही है। चलो, तो ये कुछ वार्निंग्स जो है ना दी रहती हैं, कहाँ, जब आप पेट्रोल पंप जाते हो वहाँ पे, और जब जहाँ पे गैस सिलेंडर्स वगैरह को स्टोर किया जाता है तो वहाँ पे भी ऐसी वार्निंग्स दी जाती हैं, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद में अब पेट्रोल के लिए हम पढ़ रहे थे कि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, तो ड्यू टू इट्स वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर अ कैन फुल ऑफ पेट्रोल catches fire very easily on being lighted with a matchstick and burns explosively। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे हमारे मूवी सीन्स में नहीं कि हमारे जो विलन होते हैं वो हीरो हीरोइन को बांध देते हैं और उनके आसपास पूरे में पेट्रोल छिड़क देते हैं और एक माचिस की तीली जो है ना वो इग्नाइट करते हैं और उसको छोड़ देते हैं फ्लोर के ऊपर। तो उस एक माचिस की तीली से जो निकलने वाली फ्लेम है, जो हीट है फ्लेम से निकलने वाली, उसी हीट से जो पूरा का पूरा पेट्रोल जो कि फ्लोर पे पड़ा होता है, उस पूरे पेट्रोल में आग लग जाती है ना, और हमारे जो हीरो हीरोइन होते हैं वो उस पूरी आग से घिर जाते हैं। तो क्या ये वाला पॉइंट सही है या इसको जो है ना ड्रामेटिक वे में आपको दिखाया जाता है? तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पेट्रोल का हम पढ़ रहे हैं ना कि इसका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक कैन जिसमें कि पेट्रोल भरा हुआ है वो बहुत ही आसानी से आग पकड़ सकता है। कब? अगर एक जलती हुई माचिस ला करके हमने उस पर छोड़ दी है तो, और जलेगा तो, लेकिन कैसे जलेगा? एक्सप्लोजन के साथ, यानी कि धमाका होगा। दिस इज़ वाई पेट्रोल इज़ नॉट यूज्ड इन स्टोव्स। इसीलिए पेट्रोल को हम स्टोव में यूज़ नहीं करते हैं। देखो, स्टोव भी हम बोलते हैं कि आजकल तो कई तरह के आने लगते हैं। पहले हम बोलते हैं कि चूल्हे आते थे जिसमें कि लकड़ी को जलाया जाता था। फिर इसके बाद में ऐसे कुछ इस तरीके से पोर्टेबल स्टोव्स आते हैं जिसमें कि एक सिलेंडर होता है और इस सिलेंडर में जो है केरोसिन, वेपोराइज्ड केरोसिन भरी होती है, ठीक है। तो इसको भी जब हम पिकनिक वगैरह पे जाते हैं और जहाँ पे हम प्रॉपर अपना गैस स्टोव और एलपीजी का इतना बड़ा सिलेंडर नहीं लेके जा सकते, वहाँ पे कुछ इस तरीके के पोर्टेबल स्टोव्स को लेके जाया जाता है। और छोटे से होते हैं, ये बहुत बड़े नहीं होते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर भरा होता है, सिलेंडर अटैच्ड होता है जिसमें कि वेपोराइज्ड केरोसिन भरी होती है, ठीक है। और इसी केरोसिन से स्टोव का जो बर्नर है वो जलता है और फ्लेम निकलती है, और उसी फ्लेम के ऊपर हम बोलते हैं कि रख के अपना कोई भी बर्तन जो है ना उसको हम गर्म करते हैं और उस गर्म बर्तन पे अपने खाने को रख करके फूड को कुक करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो केरोसिन से कम होता है, इसीलिए इस तरीके के स्टोव्स में पेट्रोल को नहीं केरोसिन को यूज़ किया जाता है। क्योंकि होगा क्या, अगर आपने इस सिलेंडर में पेट्रोल को भर दिया है ना, और पेट्रोल से अगर आप अपने स्टोव को जलाने की कोशिश कर रहे हो, तो जैसे ही आप एक माचिस की तीली या लाइटर लेकर के आओगे पेट्रोल के पास, पेट्रोल जलेगा, और कैसे जलेगा? एक धमाके के साथ जलेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे केरोसिन की, तो केरोसिन का थैंकफुली, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल के कंपैरिजन में कैसा होता है? ज़्यादा होता है। तो जब तक आप उसको ज़्यादा हीट सप्लाई नहीं करते हो, जब तक आप उसको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देते हो, तब तक जो केरोसिन है वो जलना स्टार्ट नहीं करता है, ठीक है। तो दिस इज वाई पेट्रोल इज नॉट यूज्ड इन स्टोव्स। ऑन द अदर हैंड, kerosene has a comparatively higher ignition temperature due to which it burns smoothly in a kerosene stove। तो kerosene stove में वो बहुत ही smoothly जो है काम करता है, burn करता है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या हमारे पास? सम ऑफ द सब्सटेंसेज विद हाई इग्निशन टेम्परेचर। हमने लो इग्निशन टेम्परेचर वाले सब्सटेंसेज की बात करी, अब हम उन सब्सटेंसेज की बात करते हैं जिनका कि इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो एग्जाम्पल क्या क्या है? कोल, चारकोल, लॉग ऑफ वुड, यानी कि वही लकड़ी का एक पूरा वो लॉग। फिर इसके बाद में काउ डंक केक्स, या जिनको हम हिंदी में उपले भी कहते हैं।
द सब्सटेंसेज हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर कैच फायर विद डिफिकल्टी, जिन सब्सटेंसेज का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो थोड़ी मुश्किल से आग पकड़ते हैं. द सब्सटेंसेज हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर बर्न ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, दे कैन नॉट बी बर्न डायरेक्टली बाय अ लाइटेड मैच स्टिक. तो वो वाले सब्सटेंसेज जिनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है उनको स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है तभी जाकर के वो जलते हैं. एक अकेली लाइटेड मैचस्टिक से यानी कि जलती हुई माचिस से आप ऐसे सब्सटेंसेस को जिनका कि इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है आप उनको नहीं जला सकते हो. एज देयर इग्निशन टेम्परेचर कैन नॉट बी रीच्ड बाय अ स्मॉल हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ मैचस्टिक. तो एक जलती हुई मैचस्टिक से जितनी भी थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस होती है वो थोड़ी बहुत हीट सफिशिएंट नहीं होती है कि वो हाई इग्निशन टेम्परेचर वाले सब्सटेंसेस को जो है ना इग्नाइट कर सके या उन सब्सटेंसेस को उनके रिस्पेक्टिव इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा सके, है ना. तो सफिशेंट हीट एनर्जी वाली बात है, हीट वाली बात है. एक जलती हुई माचिस में इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं होती है कि वो ऐसे सब्सटेंसेस को, कोल को, चारकोल को, है ना, लकड़ी को या काऊ डंग को उनके इग्निशन टेम्परेचर तक लेकर के जाएं और उनका कंबशन स्टार्ट करवाएं. इतना क्लियर है. तो ऐसे सब्सटेंसेस को जलाने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, स्ट्रांगली हीट करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा हीट करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा उनका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है. अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर एंड बर्न ऑन इट्स ओन. अच्छा, अब ये तो हमने बात करी थी किसकी अभी तक कि किसका टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर कम है, किसका ज़्यादा है. अब हम बात करते हैं मैचस्टिक की. ठीक है, तो मैचस्टिक हम बोलते हैं कि डज नॉट कैच फायर एंड बर्न ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर. अगर आपने एक माचिस की तीली को ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है तो वो अपने आप जलना शुरू नहीं कर देती है. क्यों? बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ मैचस्टिक इज मच हायर देन द रूम टेम्परेचर. इसका मतलब कि जो मैचस्टिक का जो इग्निशन टेम्परेचर है यानी कि जिस टेम्परेचर पे आकर के वो जलना शुरू करती है वो वाला टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है. A matchstick is lighted by rubbing it on the rough surface provided on the side of the matchbox. मैचबॉक्स के साइड में जो रफ सरफेस होता है उस पे मैचस्टिक को जो है रब किया जाता है और उस रबिंग के कारण ही जो मैचस्टिक है वो जलना शुरू करती है. The heat produced by the friction raises the temperature of the chemicals present on the matchstick head to their ignition temperature. बेसिकली आपने देखा होगा जैसे ये मैचस्टिक है ना, आपको GIF दिखाई दे रही होगी यहाँ पे. तो ये मैचस्टिक जो है जलना कब शुरू करती है, जब मैच बॉक्स के साइड में जो रफ सरफेस होता है उस पर जब आप इसको रब करना शुरू करते हो तो रबिंग के कारण एक फ्रिक्शन जनरेट होता है. आपने देखा होगा मैचस्टिक में क्या होता है, बेसिकली एक इस तरह की डंडी होती है और इस डंडे के ऊपर ऐसा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना. ये स्टिक हो गई मैच स्टिक की और इस स्टिक के ऊपर आपको एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा कुछ इस तरीके से, है ना. तो इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को, बल्ब को ही मैच बॉक्स के साइड के जो रफ सरफेस है उसके ऊपर रब किया जाता है जिसके कारण एक फ्रिक्शन जनरेट होता है. फ्रिक्शन से भी हम बोलते हैं कि एक हीट जनरेट होती है और इस हीट के कारण इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में जो भी केमिकल्स भरे हुए रहते हैं वो केमिकल्स अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं. भाई इग्निशन टेम्परेचर तक मैंने आपको क्या बताया अभी यहाँ पे कि मैच स्टिक का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, इसीलिए जो मैच स्टिक है वो रूम टेम्परेचर पे रखे अपने आप जलने नहीं लगती है. तो डेफिनेटली अगर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है इग्निशन टेम्परेचर तो उस इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैच स्टिक को हीट सप्लाई करनी पड़ेगी. हीट सप्लाई कैसे की जाती है, तो मैच स्टिक के इस बल्ब लाइक पोर्शन को, पार्ट को रफ सरफेस के साथ रब किया जाता है जिसके कारण एक फ्रिक्शन जनरेट होता है. फ्रिक्शन के कारण एक हीट जनरेट होती है और इसी हीट के कारण ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में जो केमिकल्स भरे होते हैं ये केमिकल्स अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद जलना शुरू कर देते हैं यानी कि कंबशन अपना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके लिए हम बोलते हैं कि जो हमारी मैच स्टिक है वो जलने लगी. सो द हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द केमिकल्स प्रेजेंट ऑन द मैच स्टिक हेड to their ignition temperature. Due to this, the chemicals present on the head of the matchstick catch fire and the matchstick starts burning. ठीक है ना, मैचस्टिक भी हम बोलते हैं कि जलने लग जाती है क्योंकि जैसे ही उसके अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट है बल्ब में, उसके हेड में, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचे, उन्होंने अपना बर्निंग स्टार्ट करी तो मैचस्टिक हम बोलते हैं कि जलने लगी. चलो
नेक्स्ट क्या है, thus a matchstick starts burning on rubbing it on the side of the matchbox because the heat produced by the friction heats the chemicals at the head of the matchstick to their ignition temperature and makes it catch fire. Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature. जैसे कि हमने मैच स्टिक की बात करी है, वैसी लकड़ी और केरोसिन ऑयल की हम बात कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे रखे रखे वो आग नहीं पकड़ते हैं। भाई अगर हम बात करेंगे पेट्रोल की, केरोसिन ऑयल की और वुड की, तो इन तीनों में सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर किसका होता है, पेट्रोल का होता है ना। यानी कि पेट्रोल को जलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू केरोसिन एंड वुड, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं, माना कि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर कैसा काफ़ी कम होता है, लेकिन फिर भी पेट्रोल रूम टेम्परेचर पे रखे रखे आग नहीं पकड़ता है। तो अगर पेट्रोल नहीं लगा पा रहा अपने ऊपर आग रूम टेम्परेचर पे, तो फिर केरोसिन ऑयल और वुड कहाँ से लगाएंगे? क्यों? क्योंकि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो तो पेट्रोल से भी ज़्यादा है। तो अगर रूम टेम्परेचर पे रखते हुए पेट्रोल में आग नहीं लग रही है तो केरोसिन ऑयल और वुड में भी नहीं लगेगी। तो केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर्स ऑफ केरोसिन ऑयल and wood are higher than the room temperature. Now if kerosene is heated a little, say by burning a matchstick, it will catch fire easily. लेकिन हाँ, अगर आप केरोसिन को जलाने की कोशिश करोगे एक जलती हुई माचिस के तिली के साथ, तो डेफिनेटली केरोसिन जो है जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा ना, और जैसे ही पहुंचा वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे वो जलना शुरू कर देगा। दिस इज बिकॉज द केरोसिन ऑयल हैज़ अ कंपैरेटिवली लो इग्निशन टेम्परेचर विच इज रीच्ड इवन ऑन लिटिल हीटिंग। किससे यहाँ पे केरोसिन ऑयल का टेम्परेचर कंपेयर किया जा रहा है? लकड़ी के साथ, ठीक है। तो लकड़ी के कंपैरिजन में केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो लिटिल बिट हीटिंग से ही वो अपने उस स्पेसिफिक टेम्परेचर तक पहुंचता है और जलना शुरू कर देता है। बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट डज नॉट कैच फायर। लकड़ी को अगर आप गर्म करने की कोशिश करोगे, हीट करोगे, तो वो इतने आसानी से हीट या आग नहीं पकड़ेगी। This is because wood has a much higher ignition temperature which is not reached by the little heat being supplied to it by a matchstick. मैचस्टिक से आप जो हीट सप्लाई करना चाह रहे हो लकड़ी तक, वो हीट सफिशिएंट नहीं होगी कि वो लकड़ी को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक लेकर के जा पाए, जिसके कारण जो लकड़ी है वो अपना कंबशन स्टार्ट करे। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज मच लोअर देन दैट ऑफ वुड। अगर हम तीनों को सीक्वेंस में देखें, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल और लकड़ी, वुड, ठीक है, तो सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर किसका होता है? पेट्रोल का होता है। पेट्रोल का हम बोलते हैं कि केरोसिन ऑयल से भी कम होता है। अगर हम बात करेंगे केरोसिन ऑयल और लकड़ी की, तो केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो लकड़ी से कम होता है। पेट्रोल से ज़्यादा होता है लेकिन लकड़ी से कम होता है। पेट्रोल से ज़्यादा होता है इसीलिए केरोसिन स्टोव में पेट्रोल नहीं केरोसिन को यूज़ किया जाता है, और लकड़ी से कम होता है इसीलिए एक जलती हुई माचिस की तिली मैचस्टिक केरोसिन का कंबशन स्टार्ट करवा सकती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे लकड़ी की, तो लकड़ी का टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि एक जलती हुई मैचस्टिक इतनी सफिशिएंट हीट प्रोवाइड नहीं कर सकती है कि जो लकड़ी है वो जलना शुरू कर दे। So since kerosene oil has a low ignition temperature and it can catch fire easily, we have to take special care in storing kerosene oil. तो जब भी हम केरोसिन ऑयल को स्टोर करते हैं तो ध्यान से इसको केयरफुली स्टोर करना पड़ता है ना। तो वार्निंग्स वगैरह जैसे कि मैंने आपको पहले भी दी हैं कि गैस सिलेंडर्स को अगर आप स्टोर कर रहे हो एक कमरे में तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, है ना। अगर आप पेट्रोल पंप विजिट कर रहे हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। केरोसिन ऑयल को भी यहाँ पे, इनफैक्ट केरोसिन ऑयल नहीं, जो भी हमारे घर में कुकिंग ऑयल वगैरह भी होते हैं जिसमें कि हम खाना बनाते हैं, वो वाले ऑयल्स को भी हमें केयरफुली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है ना आग पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो भी इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, देखो वही वाली बात आ गई यहाँ पे कि समटाइम्स वी सी कुकिंग ऑयल इन अ फ्राइंग पैन catching fire when the frying pan is kept on the burning gas stove for a long time. अगर हमने गैस स्टोव के ऊपर, जलते हुए गैस स्टोव के ऊपर एक पैन रख दिया और पैन में हमने कुकिंग ऑयल जो है ना डाल करके छोड़ दिया। अब अगर हमने ज़्यादा देर के लिए रख दिया तो कुकिंग ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और इतना गर्म हो जाएगा कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा, और अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद वो अपना कंबशन स्टार्ट कर देगा। कहने को तो क्या है कि फ्लेम और
आप बोल सकते हो कि जो कुकिंग ऑयल है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। भाई जो बर्नर है, बर्नर नीचे है, उसके ऊपर आपने बर्तन रखा है और बर्तन के ऊपर, बर्तन के अंदर आपने कुकिंग ऑयल डाल करके रखा है। तो कहने को तो फ्लेम और कुकिंग ऑयल के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बीच में बर्तन है, लेकिन फिर भी कुकिंग ऑयल जो है आग पकड़ लेता है, वो कुछ इस तरीके से जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? क्योंकि कुकिंग ऑयल अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर तक पहुंचने के कारण जो कुकिंग ऑयल है वो जलना शुरू कर देता है। तो भले ही फ्लेम से डायरेक्ट कांटेक्ट हो चाहे ना हो किसी सब्सटेंस का, लेकिन अगर उस सब्सटेंस का अपने इग्निशन टेम्परेचर से सामना हो गया है, अगर वो सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया है तो डेफिनेटली वो जलना शुरू कर देगा। तो अगर बहुत देर के लिए हमने अपने बर्तन में, फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल को यूं ही छोड़ दिया है ना, बहुत टाइम के लिए, तो इतने टाइम में जो बर्नर की जो फ्लेम होगी उससे जो हीट निकलेगी, उस हीट के कारण ऑयल पहुंच जाएगा अपने इग्निशन टेम्परेचर तक और वो अपने जलना शुरू कर देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो खाना बनाते टाइम भी बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। दिस हैपन्स बिकॉज द कुकिंग ऑयल गेट्स हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर व्हेन केप्ट ओवर अ बर्निंग स्टोव फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय के लिए अगर हमने रख के छोड़ दिया, बेसिकली ये हालत तभी होती है जब हम भूल जाते हैं, किसी काम में लग जाते हैं या फ़ोन में बिजी हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने जो है ना स्टोव का जो नॉब है वो ऑन रखा है और गैस के ऊपर हमने कुछ चढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद में क्या है, अ मैचस्टिक कैन लाइट अ टाइनी स्प्लिंटर ऑफ वुड एंड बट नॉट अ बिग लॉग ऑफ वुड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी स्किन में जो यूँ नहीं कभी कभी फास वगैरह लग जाती है, तो एक जलती हुई मैचस्टिक जो है वो फास को जला सकती है, उसको इग्नाइट कर सकती है, लेकिन बड़े लकड़ी के जो लॉग होते हैं उसको जला नहीं सकती, क्योंकि इसको जलाने के लिए, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचने के लिए जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एक जलती हुई मैचस्टिक सप्लाई नहीं कर सकती है। और अगर इसकी बात करें, फास्ट वगैरह की बात करें, तो फास्ट का हम बोलते हैं कि इसको जलाने के लिए जो भी हीट चाहिए है वो हीट आपको एक जलती हुई माचिस से मिल सकती है। इसीलिए फास्ट को जलाना एक मैचस्टिक से पॉसिबल है, लेकिन लकड़ी को जलाना इम्पॉसिबल है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अ बर्निंग मैचस्टिक कैन प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट टू रीच द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द स्प्लिंटर ऑफ वुड विच इज़ लो। देयरफॉर मैचस्टिक, बेसिकली जो फास्ट का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ना वो कम होता है, तो देयरफॉर मैचस्टिक कैन लाइट और बर्न अ स्प्लिंटर ऑफ वुड डायरेक्टली। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ लॉग और वुड इज हाई विच कैन नॉट बी रीच्ड बाय द स्मॉल हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग मैचस्टिक। तो जो फास्ट होती है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, इसलिए एक जलती हुई मैचस्टिक इतनी सफिशिएंट हीट प्रोवाइड कर सकती है कि जो फास्ट है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचे और जलना शुरू कर दे। लेकिन अगर हम बात करेंगे लकड़ी वगैरह की, तो वुडन लॉग्स जो होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो एक जलती हुई मैचस्टिक इतना सफिशिएंट हीट प्रोवाइड नहीं कर सकती है कि वुडन लॉग्स अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचे और जलना शुरू कर दे। सो अ मैचस्टिक कैन नॉट लाइट और बर्न अ लॉग ऑफ वुड डायरेक्टली। इन ऑर्डर टू बर्न अ लॉग ऑफ वुड as in a chulha, a small fire is first started by burning straw या dry grass with a matchstick and then the log of wood is placed over this fire। तो बेसिकली चूल्हे वगैरह में जब हमें लकड़ी को जलाना होता है तो सबसे पहले हम एक छोटी आग प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? तो स्ट्रॉ यानी कि जो सूखी घास फूस होती है ना, ड्राई ग्रास, तो सूखी घास फूस को सबसे पहले जलाया जाता है। तो जब सूखी घास जलती है तो उससे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और फिर इस हीट के ऊपर लकड़ी को रखा जाता है और इस हीट के कारण लकड़ी जो है वो जलना शुरू कर देती है, क्योंकि जो एक मैचस्टिक है वो इतनी सफिशिएंट हीट प्रोवाइड नहीं कर सकती है कि लकड़ी जले। तो लकड़ी को जलाने के लिए सबसे पहले घास फूस जो है ना जलाई जाती है और उस घास के जलने के कारण जो हीट होती है वो हीट सफिशिएंट होती है कि वो लकड़ी को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक लेकर के जाए और लकड़ी जो है जलने लग जाती है। The considerable heat of this fire then heats the log of wood to its ignition temperature, due to which the log of wood starts burning। इतना समझ में आया होगा आप सभी को। चलो फिर इसके बाद में अब बात आती है कोयले की, यानी कि कोल की। Coal has a high ignition temperature, so a coal fire cannot be started by using a lighted matchstick directly। आपने देखा होगा कि
कोल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, और इसीलिए देखो हमने कोल को कहाँ पढ़ा था, ऐसे सब्सटेंसेस में जिसका कि इग्निशन टेम्परेचर कैसा होता है, ज़्यादा होता है। तो क्योंकि कोल का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है तो एक जलती हुई मैचस्टिक जो है उसको जला नहीं सकती है। This is because the small heat produced by burning matchstick is not sufficient to heat the coal to its ignition temperature which is high. A coal fire is started indirectly as follows. तो अगर जलती हुई मैचस्टिक कोल को नहीं जला सकती है, इतनी सफिशिएंट हीट नहीं प्रोवाइड कर सकती है कि कोल अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचे, तो फिर आखिर कोल को कैसे जलाया जाए। A piece of cloth is dipped in kerosene oil and some pieces of wood are arranged over it. यानी कि एक कपड़े को केरोसिन ऑयल में डिप किया जाता है और फिर इसके बाद में लकड़ी के पीसेस जो है ना उसके ऊपर रखे जाते हैं। When the kerosene soaked piece of cloth is ignited by a lighted matchstick, it starts burning. तो वो वाला कपड़ा जिसको कि हमने केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा है, उसके पास हम एक जलती हुई मैचस्टिक लेकर के जाते हैं। तो वो जो जलती हुई मैचस्टिक है वो इतनी हीट प्रोवाइड कर देती है कि केरोसिन ऑयल में भीगा हुआ जो कपड़ा है वो जलने लग जाता है। ठीक है। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ केरोसिन सोक्ड क्लॉथ मेक्स द पीस ऑफ वुड टू बर्न। यानी कि सपोज यहाँ पे आपने क्या लिया था, कपड़ा लिया हुआ था जो कि केरोसिन ऑयल में डिप्ड है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने कुछ इस तरीके से लकड़ी वगैरह जो है रखी हुई थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने लकड़ी रखी हुई थी। ये सब क्यों कर रहे हैं हम, ये सब कोयले को जलाने की जुगाड़ चल रही है ना। तो हुआ क्या कि जैसे ही आपने यहाँ पे केरोसिन से भिगोया हुआ जो कपड़ा है उसको आपने एक जलती हुई मैचस्टिक से जलाया, तो ये जो कपड़ा है वो जलने लगा। इसके जलने से इतनी हीट निकली कि उस हीट के कारण ये जो ऊपर रखी हुई जो लकड़ी है वो जलने लग जाती है। और जैसे ही हम बोलते हैं कि लकड़ी जलना शुरू होती है, अब उसके ऊपर हम बोलते हैं कि कोल रख देते हैं, और जलती हुई लकड़ी की जो हीट होती है वो सफिशेंट होती है कि ताकि वो कोल को जो है उसके इग्निशन टेम्परेचर तक लेकर के जाए और कोल जो है वो जलना शुरू हो जाए। So the coal pieces are then placed over the burning wood pieces. The large heat produced by the burning wood pieces heats the coal to its ignition temperature, due to which the coal also starts burning and this starts the coal fire. तो केरोसिन या पेट्रोल को जलाने के लिए एक जलती हुई माचिस की तीली सफिशेंट है, लेकिन अगर लकड़ी को जलाना है तो लकड़ी को जलाने के लिए सबसे पहले तो जो सूखी हुई घास होती है उसको जलाना पड़ेगा, तब जाकर के सफिशेंट हीट निकलेगी और इस सफिशेंट हीट से जो लकड़ी है वो अपने आप बोल सकते हो कि इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे कोल की, तो कोल को जलाना और मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो और ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको एक कपड़े को केरोसिन ऑयल में भिगोना पड़ता है। केरोसिन के पास हम बोलते हैं कि एक जलती हुई माचिस लेकर के आनी पड़ती है, जिससे के कारण वो जो कपड़ा है वो जलने लगता है। इस जलते हुए कपड़े के ऊपर आपको लकड़ी रखनी पड़ती है, जिसके कारण लकड़ी जलती है, और एक बार अगर लकड़ी जलना शुरू हो गई तो सफिशेंट हीट निकलती है, और इसी सफिशेंट हीट के कारण जब आप लकड़ी के ऊपर कोयला रखते हो तो सफिशेंट हीट के कारण ये जो कोयला है ये भी जलना शुरू कर देता है, क्योंकि हीट के कारण ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। तो ये पूरा खेल किसका है? इग्निशन टेम्परेचर का ही है। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। समटाइम्स वी हियर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स विच अकर ऑन देयर ओन। आपने सुना होगा कि कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है। अब सवाल ये है, ये आखिर जंगलों में आग लगती कब है ना? कहाँ लगती है, कैसे लगती है, क्यों लगती है? तो आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब समर सीजन होता है, भाई साल के 12 महीने जंगलों में आग नहीं लगती है। आग तभी लगती है जंगलों में जब गर्मियों का मौसम आता है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या होता है गर्मियों के मौसम में कि जंगलों में आग लग जाती है? तो द फॉरेस्ट फायर अकर ओन ड्यूरिंग द हॉटेस्ट समर डेज। गर्मियों में जो सबसे गर्म दिन होते हैं उन्हीं दिनों में जंगलों में आग लगती है। ऐसा क्यों? तो ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर sometimes the ignition temperature of dry grass in the forest is reached, which makes the dry grass catch fire. जो सूखी हुई घास होती है जंगलों में, जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, और गर्मी के मौसम में भी कभी कभी जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो सूखी पड़ी हुई घास होती है जंगलों में वो उस टेम्परेचर के कारण अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाती है, और जैसे ही वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचती हैं वो जलना शुरू कर देती हैं। From the burning grass, the fire spreads
to bushes and trees and very soon the whole forest is on fire. और इस घास फूस के जलने के कारण जो बाकी की ग्रास होती है, जो बुशेस होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो भी जलना शुरू कर देते हैं. तो शुरुआत हुई थी सूखी हुई घास के कंबशन से, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हम बोलते हैं कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा पहुंच जाता है कि जो सूखी हुई घास होती है उसमें अपने आप आग लग जाती है. वो जो सूखी हुई घास है वो अपने आप अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाती है, तो आग उसमें लगती है और फिर धीरे 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 ये जो आग है ये ग्रीन प्लांट्स में और ट्रीज में तक लग जाती है और पूरा का पूरा जो जंगल है वो जलने लग जाता है. ठीक है, तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही. आज के सेशन में हमने 3 कंडीशंस को डिस्कस किया है जो कि एसेंशियली रिक्वायर्ड होती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन, है ना. हमको एयर चाहिए है जिसको कि हम ऑक्सीजन का या कंबशन का सपोर्टर बोलते हैं. ठीक है, एयर में बेसिकली ऑक्सीजन, इसके अलावा इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बोलते हैं कि हमारे पास एक कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए. तो आज की सेशन में जो भी बातें हमने करी हैं आई होप सभी को समझ में आई होंगी. कोई डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे हमारे इस चैप्टर का एक और नया टॉपिक. तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में अरेंज, और साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल. सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.